जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे आर्टिकल 20 की कल हमने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो इमरजेंसी के दौरान आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, ये दोनों आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते। इसके अलावा आपके जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी आपके अधिकार हैं फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, वो खत्म किए जा सकते हैं और 19 तो आपका सीधे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। ठीक है, इसकी ये बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत 21 में कहा गया है कि नो पर्सन। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक एक शब्द को। देखिए, पर्सन सीधा सीधा पर्सन कह रहा है, इसका मतलब कि नेशनल सिटीजन, यानी कि भारत का जो इंडियन सिटीजन होगा, फॉरेनर होगा, और आपकी जो जो कंपनी होगी आर्टिफिशियल, इन सबको ये चीज़ें प्राप्त है। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी पर्सन को उसके जिंदगी से, उनके लाइफ से, यानी कि उसके जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता है, उसको स्टेट या कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता, उसे छीनी नहीं जा सकती, सिवाय एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ तक कह रहा है कि कोई भी किसी भी पर्सन का जो उसकी जो प्राण है और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको छीना नहीं जा सकता उससे, लेकिन स्टेट के पास पावर है, कैसे छीन सकती है? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके जिंदगी को या फिर उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको छीना जा सकता है। ठीक है, अब साफ साफ देखिए जो एक वर्ड आया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो आपका वर्ड है ये आपका यूके से लिया गया, जो आपका यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यूके का जो कानून चलता है, जो नियम चलता है, उससे लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए दो केस है आपके इंपॉर्टेंट, ए.के. गोपालन और मनेका गांधी। इन दोनों केस को लेकर हम लोग समझेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, इसके द्वारा जो जिंदगी छीनने की जो बात की गई है आपका स्पेशल आर्टिकल 21। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे आर्टिकल अनुच्छेद हैं आपके फंडामेंटल राइट में, कहीं भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र नहीं किया गया है। स्पेशली आर्टिकल 21 में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आखिर ऐसा मतलब हुआ क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो केस हम लोग समझते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ठीक है, ये आपके एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, इनको जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसके अंतर्गत इनको जेल में डाल दिया गया था। अब ये चले गए अपने अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और आपको पता होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो डिटेंशन में हमको जो डाल दिया गया वो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मुझे घूमने की जो आज़ादी थी, पूरे देश में जो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वो मेरी छीनी जा रही है। तो मुझे आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मेरा अधिकार छीना जा रहा है, वो मुझे इसके अंतर्गत वो फंडामेंटल राइट इनका वायलेट हो रहा था, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में सीधे सीधे जो उस जजमेंट में जो कहा गया, वो कहा गया कि अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी का जो पर्सनल लिबर्टी है या जो उनकी लाइफ है वो छीनी जा सकती है, स्टेट छीन सकता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 21 है ये एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है। ठीक है, यानी कि आपका जो कार्यपालिका है, जो सरकार, जो कार्यपालिका है, उसके अगेंस्ट है, लेकिन ये लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं है, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि ये कार्यपालिका के खिलाफ है, लेकिन ये विधायिका के खिलाफ नहीं है, विधायिका के खिलाफ नहीं है। यानी कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकता जब तक कि कोई कानून विधायिका के द्वारा जो बनाई गई कानून उसको समर्थन नहीं देता। यानी कि अगर कोई कानून बनाया गया है
अगर कोई संसद के द्वारा कोई एक्ट पास किया गया है, कोई कानून है, और वो कानून के द्वारा अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ को छीन रहा है स्टेट, तो फिर वो गलत नहीं होगा। ये कहा गया था गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। इसमें सीधा सीधा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो कानून बना दिया गया विधायिका के द्वारा, सिर्फ अगर उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ करता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक्ट अनफेयर है, अनजस्ट है, या वो अनरीजनेबलनेस है, यानी कि अयुक्तियुक्त है, बढ़िया नहीं है, मतलब कहने का मतलब है, मतलब वो क्या अनजस्ट है या अनफेयर है, ये नहीं चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर लेजिस्लेचर ने उसको कानून बना दिया तो बात वहीं पर खत्म हो गई, उसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये आपका एक गोपालन में कह दिया गया, मतलब सिर्फ साफ साफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं है। कानून किसी भी तरीके से बनाया गया है, अगर उसको लेकर एग्जीक्यूटिव कुछ भी करता है तो वो सही है। अब आते हैं हम लोग मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मनेका गांधी आपको पता होगा बीजेपी की एक सांसद है, इसके पहले ये बाल और महिला विकास जो आपका मंत्रालय होता है उसकी मंत्री थी। तो मनेका गांधी का केस क्या था कि मनेका गांधी का जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट को मतलब इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था अथॉरिटी के सामने, और इनसे पासपोर्ट छीन लिया गया। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो विदेश घूमने का जो अधिकार है, मुझे विदेश बाहर जाने का जो अधिकार है, वो भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, और कोई भी मेरा पासपोर्ट ऐसे ही छीन नहीं सकता, यानी कि बिना कुछ मुझे कारण बताए मेरा पासपोर्ट छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये केस था। अब इस केस में आपका जो 7 जजों की बेंच बैठी, 7 जज की बेंच थी, और इसने जो AK गोपालन में जो जजमेंट दिया गया था कि आपका जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं है, इस वाले जजमेंट को मनेका गांधी के केस में बदल दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 एग्जीक्यूटिव के खिलाफ तो है ही, लेकिन लेजिस्लेचर को, अगर लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाता है, अगर वो अनफेयर है, अनजस्ट है या अनरीजनेबलनेस है, तो भी उसे वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि वो कानून मतलब वो अनफेयर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर के खिलाफ भी है, आर्टिकल 21 लेजिस्लेचर के खिलाफ भी है। अगर लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून बना देता है जो नेचुरल लॉ के खिलाफ हो, अगर वो नेचुरल लॉ के खिलाफ हो, यानी कि अगर वो रीजनेबलनेस नहीं है, अयुक्तियुक्त नहीं है, तो फिर वो कानून नहीं माना जाएगा। सिर्फ लेजिस्लेचर कानून बना देगी, सिर्फ उस बात को लेके एग्जीक्यूटिव कोई किसी की पर्सनल लिबर्टी को छीन ले, ये नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी कानून फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबलनेस के आधार पर होना चाहिए, तभी जाके एग्जीक्यूटिव उस लॉ को, उस एक्ट को आधार बना के कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, और ये जो आपका जो मतलब निकला, यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी है और आपका लेजिस्लेचर के खिलाफ भी है। इसका मतलब है ये आपका जो टर्म है ये आपका आता है ड्यू टू प्रोसेस, और आपका जो ड्यू टू प्रोसेस है ये आपका आया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो आपका जो अमेरिका का जो संविधान है वहां से लिया गया है। इसका साफ साफ कहने का मतलब है कि सिर्फ विधायिका के द्वारा कोई कानून बना दिए जाने से किसी की पर्सनल लिबर्टी या उनकी जो लाइफ है वो छीनी नहीं जा सकती, जबकि वो युक्त होना चाहिए, जस्ट मतलब बढ़िया फेयर होना चाहिए, और नेचुरल जस्टिस के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्रोसीजरल भी उसे चेक किया जाएगा और सब्सटेंटिव आधार पर भी उसे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आता है आर्टिकल 20 के अंतर्गत AK गोपालन और मनेका गांधी। AK गोपालन मनेका गांधी को सिर्फ हम कुछ शब्दों में इसलिए समझ लेंगे कि साफ साफ कि AK गोपालन में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं है। मनेका गांधी में साफ कर दिया गया कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी है और लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो युक्त रीजनेबल आधार पर न हो। ठीक है, यानी कानून जो भी बनेगा वो रीजनेबल आधार पर होना चाहिए, कुछ भी कानून नहीं बनाया जा सकता और उस आधार पर किसी की पर्सनल लिबर्टी या किसी की लाइफ को नहीं छीना जा सकता। ये साफ साफ मनेका गांधी में क्लियर कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा केस है आपका ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, 1996 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता है। ठीक है, राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ या राइट टू बी डाई ये आपका नहीं आता है, मतलब जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये आपका ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में क्लियर कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 21 आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगला है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A आपका ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये आपका जो आर्टिकल 21A है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था हमारे संविधान में। और ये कहता है कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है वो देश के सारे भी जो देश के जितने भी बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के बीच के हैं, 6 से 14, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। और इसके लिए स्टेट कोई भी कानून ऐसा जो कानून इसको समर्थन देता हो उसको बनाने का उसको पावर दिया गया। ठीक है, और ये आपका इसी आर्टिकल 21 को आधार बना के 2009 में एक एक्ट पास किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनका शिक्षा पाना उनका जो मतलब कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो आपका आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत सिर्फ बेसिक एजुकेशन आता है, सिर्फ बेसिक एजुकेशन आता है, मतलब मूल शिक्षा आती है। इसके अंतर्गत आपका जो प्रोफेशनल है, ठीक है, और जो हाई एजुकेशन है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके 21 और 21A है। कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 पे। थैंक यू, जय हिंद।